झूठा कहीं का कह रहा था, औरत जात से दिल भर गया है और इस नगन को अभी तक दिल में बिठाया हुआ है। ऐसे मत देखो, बेशक तुमने इस घर में अपनी जुड़े बेहद मजबूत कर ली हैं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे नाम की एक को निप्पल भी नहीं खिली है। और हाँ, आइंदा ऐसी बात करने से पहले 1000 मर्तबा सोचना जरूर, चाहे मैंने कुछ भी कहा हो, लेकिन उमर और हमजा बेटे मेरे ही कहलाएंगे। मुअज्जम के लहजे में गुरूर नहीं लेकिन फख्र की झलक जरूर थी। वो शहरबानों पर सुलगती नजर डालकर पलटा और बेडरूम से बाहर निकल गया था। शहरबानो पत्थर की मूर्ति की मानिंद अपनी जगह खड़ी रह गई थी। और फिर वक्त गुजरने के साथ जैसे इनकलाब ही आ गया। वो जो महीनों बाद घर आता था, अब अपने बेटों की कशिश में हर छुट्टी पर घर आने लगा था। यह तब्दीली ज़ेब अल-निसा और शहरबानो दोनों ने ही महसूस की थी, लेकिन इसे कुछ नहीं कहा था। ज़ेब अल-निसा तो बहुत खुश थी। वो अब अक्सर शहरबानो को कहती, देखना शहरबानो, ये उमर और हमजा की मोहब्बत इसे तुम्हारी तरफ पलटने पर मजबूर कर देगी। गो कि 2 साल का अरसा गुजरने वाला था, लेकिन मुअज्जम और शहरबानो के दरमियान अपनी ज़ात के मुताल्लिक कभी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, बच्चों के मुताल्लिक ज़रूर बात होने लगी थी, लेकिन एक तब्दीली वक्त ने शहरबानो के अंदर भी कर दी थी। अब वो मुअज्जम की हर बात पर सर नहीं झुकाती थी, बल्कि जो बात उसे नागवार गुजरती थी, इसका जवाब मुअज्जम को देना ज़रूरी सजत थी। ये हौसले इसे कुछ सास ने दिए थे, और कुछ माँ बनने के बाद अज खुद इसके अंदर नमू पा गए थे। कभी कभी मुअज्जम को इसके अंदाज बहुत हैरान करते थे, लेकिन वो इसके प्यारे प्यारे बेटों की माँ थी, यही सोच लिहाज पर मजबूर कर देती थी। दोपहर का वक्त था। फायरिंग की आवाज़ शहला बेगम के बेडरूम से आई थी। इस वक्त घर में सिर्फ लगी थी, वो भी अपने कमरे में थी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह डर गई थी, लेकिन फिर हिम्मत करके अपने कमरे से निकली। उधर उधर देखा, कोई मुलाजिम भी नजर नहीं आ रहा था। पूरे घर पर सुनाना छाया हुआ था। धड़ से शहला बेगम के बेडरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। कारपेट पर शहला बेगम खून में लथपथ तड़पती हुई नजर आए। मम्मी में वो शहला बेगम को इस हालत में देखकर हवास बाख्ता चीनी हुई उनके करीब जाकर झक गई थी। ये क्या हुआ? किसने ये सब किया? नगी तो धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। निकाबपोश शख्स थे, लेकिन नगी, तुम मेरी बात गौर से सुनो, ये सब मेरे साथ जहांगीर अहमद ने करवाया है। असल में शुरू से ही वो तुमको अच्छी नज़र से नहीं देखता था। ना जाने कितनी लड़कियों की वो जिंदगियां तबाह कर चुका है। कुछ अरसा से वो तुम्हारी वजह से मुझसे लड़ रहा था, और अब तो उसने मुझसे साफ कह दिया था कि तुम्हें मारकर तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा, वरना इसे भी हासिल करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं निकाह के बगैर भी काम चला लूंगा। शहला बेगम दर्द की शिद्दत को दबाते हुए अटक अटक कर बड़ी साफ गोई से बोली थी। जी। इनकी बात सुनकर नगी आंसुओं के दरमियान हैरत से बस इतना ही कह पाई थी। उफ़मान! शहला बेगम पेट पर हाथ रखे करा कर रह गईं। गोलियां उनके पेट और सीने में लगी थी। खैर छोड़ी इन बातों को, मैं हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस बुलवाती हूँ, आपको फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है। वो उनके सीने से उबलते खून को देखकर बुरी तरह खौफजदा हो रही थी। वो फौरन फोन की तरफ बढ़ने लगी थी। नगी बेटा, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे तुमसे आज अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी है। हो सके तो अपने ताया ताई से भी कहना कि मुझे मुआफ़ कर दे। वैसे मैं मुआफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ। शहला बेगम ने अपने करीब से उठती बेटी का हाथ अपनी कमज़ोर गिरफ्त में थाम लिया था। इनके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आटार नजर आ रहे थे। नगी ठहर गई, लेकिन इसके अश्क रवां थे। वो खामोशी से उनकी समत देख रही थी। देखो नगी, एक बार जहांगीर ने तुम्हारे कमरे में नशे की हालत में जो कहा था वही मेरी हकीकत है। न मैं अकबर अली शाह की अच्छी बीवी साबित हुई और न मैं तुम्हारे लिए अच्छी माँ साबित हुई। मैं तुम्हें दौलत की हवस में यहाँ लाई थी। नगी, मुझे चंद दिन पहले यह एहसास हुआ था कि मेरी एक बेटी भी है। मुझे मुआफ़ कर दो, मुझे मुआफ़ कर दो। शहला बेगम बिगड़ते हुए तनफ्फुस के साथ इसके आगे दोनों हाथ जोड़े गोड़ गड़ा रही थी। नगी के ऊपर गो आगम वसदमी के पहाड़ टूटे थे। वो अपनी जगह दंड रहेगी। ये उसकी माँ की ज़बान किया भैया तक एतराफ़ कर रही थी। उसे अपनी सातों पर यकीन नहीं आ रहा था। बाबा जान, अलिफ मी जानो, मुअज्जम सभी कहते थे। आज एक अरसे बाद से इन लोगों की बात देर थी।
जाओ बेटी, यहाँ से फौरन भाग जाओ। तुम्हारे ताया ताई बहुत अच्छे हैं और तुम उनका खून हो, वो तुम्हारी तमाम गलतियां मुआफ कर देंगे। मैं बहुत बुरी औरत हूँ। जाओ नगी, चली जाओ यहाँ से, वरना जहांगीर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी इज्जत को खतरा है। मेरी बेटी, चली जाओ यहाँ से अपने ताया ताई के पास और हाँ, मेरे लाकर से अपनी प्रॉपर्टी के कागजात निकाल लो। जाओ नगी, इससे पहले कि जहांगीर आ जाए, भाग जाओ। शहला बेगम उसके आगे हाथ जोड़े हुए थी। उन्होंने बड़े कर्ब से कहते हुए आखिरी हिचकी नगी के सामने ली थी। नगी ने मुंह पर हाथ रखकर अपने होंठों से लिखने वाली चीखों को रोका था। इसके सामने सब कुछ खत्म हो गया था और वो देखती रह गई। फिर नगी चंद मिनटों में इस घर से ही क्या इस शहर से ऐसे निकली कि किसी को कानो कान खबर न हुई। एक लम्हा को यह भी ख्याल आया कि इसी शहर में मुअज्जम भी होता है, लेकिन इसके सामने वो किस मुंह से जाती। रेल के जरिए वो इस शाम अपने आबाई शहर पहुंच गई थी। इसने आज तकरीबन 2-2.5 साल बाद इस घर में कदम रखे थे, जिसे वो ठोकर मार कर गई थी। पहले ही मकाम पर मुकर्रम अली शाह और ज़ेब अल-निसा का सामना हो गया। वो दोनों मियाँ बीवी अपने ही ध्यान में उमर और हमजा के साथ हाल कमरे में बैठे हुए थे। मन नगीना मान मुकर्रम अली शाह की निगाह दरवाजे की समत उठी की उठी रह गई। उन्हें काली चादर में लिपटी नगीना खड़ी नजर आई थी। ढेरों हैरतें लिए वो उसे पुकार बैठे थे। ज़ेब अल-निसा ने भी उनके ताक़ुब में देखा और उनकी हालत भी शौहर से मुख्तलिफ नहीं थी। नगीना ने उनकी आवाज़ बगौरसनी थी, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो नज़र उठाकर सामने देखती। काफ़ी देर से वो खुद को संभाले हुए थी, लेकिन अब इसमें सकत नहीं थी। वो लहराई और उधर ही बेहोश होकर कारपेट पर ढेर हो गई थी। मुकर्रम अली शाह और ज़ेब अल-निसा बैक वक्त उठकर बड़ी तेजी से इसकी तरफ बढ़े थे। नगी को हाथ लगाया तो वो किसी अंगारे की तरह दहक रही थी। वो पूरा 1 हफ्ता शदीद बुखार में मुब्तला रही। ज़ेब अल-निसा के साथ शहरबानो बड़ी खंदा पेशानी से इसकी तीमारदार में लगी हुई थी, लेकिन नगी की दोबारा आमद से इसके अंदर एक बेनाम सा खौफ पैदा हो गया था। हालांकि शादी के बाद ज़ेब अल-निसा ने नगी की माँ की तमाम हकीकत इसे बता दी थी, लेकिन नगी तो उनका खून थी। वो मियाँ बीवी इसे देखते ही नरम पड़ गए थे। शाहिदा बेगम भी भतीजी की पट्टी से लगी बैठी थी। सुबह शाम डॉक्टर नगी का चेकअप करने आ रहा था। अलबत्ता मुअज्जम को इसके आने की इत्तला नहीं दी गई थी। नगी तकरीबन 8वें दिन मुकम्मल होश में आई थी, लेकिन यह होशमंदी इसके लिए किसी अजियत से कम नहीं थी। वो ज़ेब अल-निसा के सीने में मुंह छुपाकर इस तरह तड़प तड़प कर रोई थी कि उन्हें इसको संभालना मुश्किल हो गया था। उसने अपने हैंडबैग से जायदाद के कागजात निकालकर मुकर्रम अली शाह के हवाले कर देते थे। इस दौलत का ही तो सारा झगड़ा था। नगी ने उन सब से कुछ नहीं छुपाया था, हर्फ हर्फ उन्हें बता दिया था, और अब गोल गड़ाकर उन सब से मुआफ़ी मांग रही थी। शहरबानों से भी बतौर ख़ास मुआफ़ी मांगी थी। वो बेहद शर्मिंदा थी और वो तो सदा के मेहरबान लोग थे। गैरों से हसन सलूक करते थे, वो तो फिर अपना खून थे। उन्होंने एक हर्फ शिकायत किए बगैर उसे अपनी मेहरबान आगोश में ले लिया था। सैयद मुकर्रम अली शाह तो उसे देखकर दोबारा जिंदा हो गए थे और शहरबानों को आज इस लड़की का गुरूर तकब्बुर सब खत्म होता हो नजर आ रहा था। इसके सामने एक नई नगी मौजूद थी। हसब मामूल वो वीकएंड पर घर आया तो उसके लिए नगी वाली खबर किसी क़यामत से कम नहीं थी, क्योंकि इसके वालिदैन ने इसे इस मामले से बेखबर रखा हुआ था। लेकिन आज वो बाखबर हो गया था। इसने सब कुछ खामोशी से सुना और बगैर किसी तबसरे के वहां से उठ गया। फ़िलहाल इसका नगी से मिलने का कोई मोड नहीं था। इसके एहसासात और जज्बात अजीब से हो रहे थे। वो अपने बेडरूम में दाखिल हुआ तो शहरबानो वार्डरोब में सर दिए मसरूफ नजर आए। इसकी पुश्त पर लहराती लंबी चोटी पर नजर बेसाख्ता उठी थी। उमैर और हमजा फीट रपती हुए बेड पर नजर आए। दूसरी तरफ शहरबानों को भी इसके आने की इत्तला काफ़ी देर पहले मुलाजमा से मिल चुकी थी और अब कमरे में उसकी मखसूस परफ्यूम की खुशबू पर वो इसकी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी, लेकिन अपनी मसरूफियत तर्क नहीं की थी। मुझे एक बात तो बताऊंगी, यहाँ 10 दिन से मौजूद है और तुमने मुझे बताने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। वो उसकी पुश्त पर खड़ा बगैर किसी तमहीद के संजीदगी से इस्तिफसार कर रहा था। मैं तो कभी थी कि बाबा जान और उम्मी जान ने आपको बता दिया होगा। आखिर रोज़ ही आपकी उनसे फ़ोन पर बात होती है।
शहरबानो ने पलटकर इसी संजीदगी से जवाब दिया था जैसी मुकाबिल के लहजे में थी। इसने दानिस्ता तजाहुल आरिफाना का मुजाहरा किया था। फोन तो तुम्हें भी मैं रोज करता हूँ। मुअज्जम के लहजे में सख्ती उतर आई थी। इसने अपने सामने खड़ी तरोताज़ा सी शहरबानो को बगौर देखा था। शाह जी, आप अपने बच्चों के लिए फोन करते हैं। ये हकीकत थी, वो अंदर ही अंदर तिलमिला गई थी। शहरबानो, मुझे ज़ुबान दराज औरतें एक आंख नहीं भाती हैं। अब वो खामख्वा का गुस्सा इस पर उतार रहा था। मैं तो शाह जी आपको वैसे ही नहीं भाती है, तो आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो तलखी से कहते हुए पलटकर वार्डरोब की समत मुतवज्जे हो गई थी। मुअज्जम उसकी दीदा दिलेरी पर जल भुनकर बेड की समत बढ़ा था और बच्चों के करीब ही नीम दराज हो गया था। बाप की बेटों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वो दोनों भी अपने फीडर छोड़कर उसकी तरफ लपके थे। लेकिन मुअज्जम न जाने कुन सोचों में उलझा हुआ था। वो उमैर और हमजा की जुनून मुतवज्जे नहीं हुआ था, हालांकि वो दोनों बाबा बाबा कर रहे थे। आओ बेटा, बाहर चलते हैं, आपके बाबा को इस वक्त तन्हाई की जरूरत है। वो वार्डरोब बंद कर चुकी थी और अब बेड के नजदीक आकर बच्चों को इसके सीने से उतारते हुए बड़ी संजीदगी से बोली थी। शहरबानो, तुम्हारी इन बातों से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नीम दराज मुअज्जम ने उमैर और हमजा को प्यार करते उसकी समत घोर कर देखा था। इसीलिए तो कह रही हूँ शाह जी कि अगर आप अपनी मोहब्बत से अभी तक नहीं मिले तो जाकर मिल आए, शायद आपका मूड एतदाल में आ जाए। शहरबानो ने भी तंज करते ताक कर तीर फेंका था। अब तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हो। मुअज्जम का अंदाज हुनूज घोरने वाला ही था। मेरी औकात ही क्या है, जायज फायदा तो मैं आज तक उठा नहीं सकी, अपना जायज की बात करते हैं। शहरबानो अफसुर्दगी से कहते हुए उमैर और हमजा को बेड से उतारकर धीरे धीरे चलाती बेडरूम से बाहर निकल गई थी। और मुअज्जम इस वक्त वाकई तन्हाई चाहता था। और फिर शाम में शहरबानो ने अजीब ही मंजर देखा। हाल कमरे में मुकर्रम अली शाह ज़ेब उल निसा और शाहिदा बेगम की मौजूदगी में नगी मुअज्जम के कदमों में झुकी इससे मुआफ़ी मांग रही थी। मैंने सबसे ज्यादा तुम्हें दुख देते हैं मुअज्जम, मुझे तो मुआफ़ कर दो। इस बात की तकरार वो मुअज्जम के कदमों में झुकी कर रही थी और मुअज्जम इसे अपने कदमों से उठाते इसके आंसू अपने रुमाल से साफ कर रहा था। ये सारी कार्रवाई शहरबानो ने दरवाजे की आड़ में से देखी थी और दिल पर ढेरों बोझ लिए उधर से ही पलट गई थी। लेकिन मुअज्जम की जीरक निगाहों ने शहरबानो कूद के लिया था। वो 2 दिन की छुट्टी पर आया था और ये सारा वक्त नगी को दे रहा था। रात में मुअज्जम अपने बेडरूम में दाखिल हुआ तो बच्चे भी अपने अपने काट में सोते हुए नजर आए और शहरबानो भी बेड पर करवट के लेटी हुई थी। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। मुअज्जम ने एक नज़र इस पर डाली और बातें रूम में घुस गया, लेकिन हमेशा की तरह अंदर इसका नाइट सूट मौजूद नहीं था। शहरबानो भी ऐसी गफलत नहीं करती थी, लेकिन नगी की आमद से इसके तेवर बदल गए थे। ये इसका इजहार था। मुअज्जम ने इसे कुछ नहीं कहा बल्कि वार्डरोब की तरफ बढ़ाया। अपना नाइट सूट वार्डरोब से निकालते हुए इसने आज एक ऐसी चीज देखी थी कि जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। एक साथ बहुत सारे सवाल जहन में उठ रहे थे। नगी के साथ वो आज तक क्या करना आया था, यकलख्त सोच के कई दरवा होते गए। वो अपनी जगह शशदर खड़ा था। फिर वो बाथरूम की समत बढ़ गया। लिबास तब्दील करने के बाद बेड पे कर दराज हो गया था। शहरबानो नखों पर बाजोर खे हुए थी। वो सो नहीं रही थी बल्कि जाग रही थी। इतना तो वो महसूस कर चुका था। वो हमेशा की तरह बेड के आखिरी कोने से लगी हुई थी। मुअज्जम ने कभी इस दूरी को महसूस नहीं किया था, लेकिन इस वक्त न जाने क्यों ये दूरी महसूस हो रही थी। वैसे शहरबानो, कल शाम जो नज़ारा तुम दरवाजे की आड़ से देख रही थी वो इंदिरा कर भी देख सकती थी। मैं तो सिर्फ नगी के आंसू साफ कर रहा था। मुअज्जम सोच कुछ और रहा था, लेकिन इसकी ज़बान से ये बात निकल गई थी। शाह जी। शहरबानो अपनी चोरी पकड़ी जाने पर तड़प कर उठ बैठी थी। इसने बेहद फासले पर दराज मुअज्जम को शिकायती निगाहों से देखा था। मैंने ऐसा कुछ गलत भी नहीं किया है, सपाट लहजे में कहते हुए मुअज्जम ने बगौर उसकी समत देखा। मध्यम रोशनी में वो एक दूसरे को बासानी देख रहे थे। मेरी बेबसी का तमाशा मत देखें शाह जी। वो बेहद रंजयद है नजर आ रही थी।
इसकी खूबसूरत आंखें पानियों से भरने लगी थीं। क्या खूब भई, आप तो बेहद बाइख्तियार हैं। शहरबानो कभी अपने गौर ही नहीं किया, मुअज्जम ने उसका तमस्खुर उड़ाया था। शाह जी, मारे सदमे के वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। सारे इख्तियार तो इसके हाथ में हैं, फिर वो इसे बाइख्तियार कैसे कह रहा है? देखो, तुम जानती हो मुझे रोती हुई औरतें इंतहाई बुरी लगती हैं। खामोश हो जाओ प्लीज, बच्चे उठ जाएंगे। मुअज्जम के लिए मैं तंबी थी। शहरबानो पर जरा असर नहीं हुआ। वो हुनूज रोने में मसरूफ थी, लेकिन आवाज धीमी थी। खामोश हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुअज्जम ने हुक्मिया अंदाज में धमकी दी थी। अब से बुरा कोई हो भी नहीं सकता। शहरबानो ने चेहरे से हाथ हटाते खफगी भरे अंदाज में बरजस्ता कहा था, फिर लेटकर मुंह तक कंबल ओढ़ लिया था। मुअज्जम लाजवाब हो गया था, लेकिन आज नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो माजी जो शादी से पहले शहरबानो के साथ गुजरा था, उसका एक एक पल किसी फिल्म की तरह ज़हन की स्क्रीन पर चल रहा था। फिर नगी जिंदगी की तरफ लूट आई थी। घर में मुकर्रम अली शाह ज़ेब-अल-निसा के मुनाफिकाना रवैया, और फिर सबसे बढ़कर मुअज्जम की दिलजुई से इसे काफ़ी सहारा मिला था। रवैया तो शहरबानो का भी इससे खराब नहीं था, और नगी भी इसके साथ खंदा पेशानी से बात करती थी और उमैर हमजा से भी बेहद लगावट का इजहार करती थी। लेकिन इन सब बातों से हटकर देखा जाए तो वो मुअज्जम के साथ हर वक्त मोबाइल पर बातों में मसरूफ नजर आती थी, और उसकी यही बात शहरबानो को हर वक्त तफक्कुर में रखती थी। हालांकि ज़ेब-अल-निसा ने इसे कई बार तन्हाई में हौसला दिया था कि जो तुम सोच रही हो वो अब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बेटे को अच्छे बुरे की पहचान हो गई। फिर बहुत जल्द मुकर्रम अली शाह ने नगी की शादी का बंदोबस्त कर दिया। उनके दोस्त अकीक हसन, जो कि इस्लामाबाद में रहाइश पजीर थे, उन्होंने खुद अपने बेटे फारूक हसन के लिए नगी का रिश्ता मांगा था, बल्कि नगी खालिस उनके बेटे की पसंद थी। मुकर्रम अली शाह ने इस्लामाबाद से फ़ोन पर ज़ेब-अल-निसा और मुअज्जम से मशवरा करके इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। नगी ने इस प्रपोजल पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, बल्कि खामोशी से सर झुका दिया। लेकिन इसे मुअज्जम का इंतजार था। वो इससे एक बार खुलकर बात करना चाहती थी, जबकि शहरबानो दिल ही दिल में बेहद खुश थी, लेकिन इसके बावजूद डर का एक सांप इसके दिल में अभी कुंडली मारे बैठा था। और इस बार मुअज्जम आया तो नगी उसके सामने बखर बखर गई। शहरबानो को काफी का कहकर नगी के बेडरूम में आया था। शहरबानो ने जल्दी से काफी बनाई और नगी के बेडरूम की तरफ पलट आए। दरवाजा बंद नहीं था, थोड़ा सा खुला हुआ था। शहरबानो से ये भूल हुई कि उसने दस्तक नहीं दी, बल्कि दरवाजा हल्के से धकेलकर अंदर दाखिल हो गई। लेकिन आंखों ने जो नजारा देखा, इसने शहरबानो के वजूद को खाक कर दिया था। मुअज्जम चेयर पर बैठा हुआ था और नगी कारपेट पर बैठी उसके जानों पर सर रखे बुरी तरह रो रही थी, और अश्कों में न जाने अपने माजी की मोहब्बत के कौन से किस्से इसे सुना रही थी। वो फारूक हसन के प्रपोजल पर इनकार कर रही थी। इसकी पुश्त शहरबानो की समत थी, जबकि मुअज्जम का रुख दरवाजे की समत था। इसने शहरबानो को देख लिया था, लेकिन वो इसे देखकर बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ था, बल्कि नगी के शाने पर एक हाथ रखे इसे मुसलसल तसल्लियां दे रहा था। शहरबानो अपने बेजान होते वजूद को न जाने कैसे घसीटते हुए आगे बढ़ी थी। एक सपाट की नजर इन दोनों पर डाली और ट्रे तपाई पर पटक कर किसी तीर की मानिंद कमरे से बाहर निकली थी। वो गुस्सा में भड़ भड़ करती लाउंज में दाखिल हुई तो ज़ेब-अल-निसा दोनों बच्चों के साथ मसरूफ नजर आए। दोनों के आगे ढेरों कीमती खिलौने पड़े थे, लेकिन हमजा माँ को देखकर सब छोड़ छाड़ कर उसकी समत बढ़ा था। मामा मामा करता वो मचल रहा था कि मुझे गोद में उठा लो। शहरबानो को तो इस वक्त बच्चे भी अच्छे नहीं लग रहे थे। क्यों मेरी जान को जोंकों की तरह चिपक गए हो? काश तुम लोग होते ही ना, मैं अकेली जान आसानी से खुदकुशी तो कर सकती थी। शहरबानो ने जेर लब बड़बड़ाती हुए गजबनाक होकर हमजा पर हाथ उठा दिया था। ये इस घर के वो बच्चे थे जिन्हें आज तक किसी ने तंगी से भी नहीं देखा था, और कुजा हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात थी। आना फानाया ये सब हुआ था। उसने हमजा को दो कमर पर लगाए और फिर इसके गुलाबी फूल से रुखसारों पर जड़ दिए थे। हमजा के लिए ये बिल्कुल गैर मुतवक्के सजा थी।